नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। तो चलिए निम्मी और दिव्या शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष का सफर। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। वो पश्चिम बंगाल जो अब भी सुलग रहा है, जहां लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कल छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता बनर्जी की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद की घोषणा की है। बीजेपी का ये बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा, यानी 12 घंटों का ये बंद आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से। आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा करे। वहीं मंगलवार को भी लाठी चार्ज की गई थी, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इसे लेकर भी बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए थे। यहां भी पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया और जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही कार्रवाई करार दिया है। खबर आपने मुझसे जाना, अब इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। और चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प भी देखने को मिली है। कई जगह टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी भिड़ंत हुई है, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद पर रूपा गांगुली ने कहा है कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि लोग बंद का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बसें खाली जा रही है। इसका मतलब है कि लोग बंद का पालन कर रहे हैं। क्या आपने मुझे किसी को बंद का पालन करने के लिए मजबूर करते देखा है? पुलिस इन दिनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये तमाम बातें रूपा गांगुली के द्वारा कही गई है। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी सिन्हा। देखिए खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे हैं पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं, उनको देने दीजिए। वो बस देखिए 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 8-10 लोग एक बस में। आपको क्या लग रहा है रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका, किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया, जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। और वो शायन जो है जो ऑर्गेनाइज किए थे उसको भी कल पुलिस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते ना कभी न कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती? नहीं आती। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद पर राजनीति भी तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार हत्या मामले में हम सभी न्याय चाहते हैं। ममता बनर्जी भी न्याय चाहती हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, मामला अब सीबीआई
सीबीआई के हाथ में है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी यहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहां पर आरोप हो रहा है कि बीजेपी यहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। कल उन्होंने पुलिस पर हमला किया और आज उन्होंने बंद बुलाया है। बंगाल में सब कुछ सामान्य है। तो देखिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। टीएमसी जहाँ एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो वहीं बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी के दौरान, बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर गोलीबारी की गई है, बमबारी की गई है। लॉकेट चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, एक बीजेपी नेता घायल भी हो गए हैं। तो लगातार पूरी राजनीति जो है इस मामले के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ये जो भाजपा का जो बंद का कॉल है वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजी कौर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस, पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है। और न्याय की बात तो की जा रही है, लेकिन न्याय को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वाकई टीएमसी उसे उठा रही है? क्या ममता बनर्जी ने नाम के अनुरूप ममता दिखाने की कोशिश की? ये ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए था, मुद्दा सामाजिक होना चाहिए था। देश भर के लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन टीएमसी जरा अपने दिल को ढूंढ कर देखे, दिल को कचोट कर देखे कि क्या वाकई वो डॉक्टर बिटिया की न्याय के रास्ते में सही तरह से खड़ी है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। सोचने का विषय है। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला देते हैं, आज रात 8 बजे देखना मत भूलिए जागो। मुद्दा है सैकड़ों रेप हो, न्याय मिले या न्याय न मिले, मुसलमान मत दिखाओ, योगेंद्र यादव ने ये कहा है। देखिए युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के साथ। और आइए पक्ष विपक्ष में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन के नाम मंगलवार को बदल दिए गए। उत्तर रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कासिमपुर हॉल्ट अब जायस सिटी के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ धाम नाम से, मिसरौली को मां कालिकन धाम के नाम से, बनी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस के नाम से, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से, अकबरगंज को मां अहुरवा भवानी धाम के नाम से, और वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से, और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। दरअसल इन स्टेशंस का नाम संतों, स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय आश्रमों के नाम पर रखा गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रेलवे स्टेशंस के नाम बदले गए हों। पहले भी कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं, लेकिन नाम बदलने के साथ ही सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। किस कदर इस पर सियासत गरमाई हुई है, इस खबर में पक्ष क्या कहता है, आइए आपको बताएंगी दिव्या। और चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। जिन रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, विरासत को संरक्षित करने की मांग के बाद में नाम में बदलाव किया गया है। जैसे प्रमुख गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम जैस रेलवे स्टेशन के पास है, इसलिए प्रस्ताव रखा गया कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आश्रम के नाम पर रखा जाए। जबकि अकबरगंज और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशनों के पास भगवान शिव और देवी काली के कई मंदिर है, इसलिए उनका नाम बदलकर मां कालीकरण धाम रखा गया। स्वामी परमहंस और मां अहुरवा भवानी धाम और तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन नाम यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर रखा गया। लेकिन पूरे मामले पर, पूरे नाम बदलने पर सियासत लगातार तेज है। विपक्षी पार्टी जो है वो ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएंगे मेरी सहयोगी निम्न सिन्हा। तो चलिए इस पूरे खबर पर विपक्ष क्या कहता है ये आपको बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रेल हादसों के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले। तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव
यादव लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम बदलने से अगर फुर्सत मिले तो स्टेशन के हालात भी बदले जाए, जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर भी विचार किए जाए। तो वैसे ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लेते हुए नाम बदले हों। इसके पहले भी कई स्टेशंस के नाम बदले गए और इसके पीछे साफ तौर पर मंशा जो और उद्देश्य जो सामने था वो ये कि जो हमारी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो हमारे देश में जो हिंदू बड़े राजा हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो वीर सपूत हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं से वामपंथी इतिहासकारों ने दबा कर रखने का प्रयास किया, उसके बारे में हमारी पीढ़ी जाने। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी वर्तमान संस्कृति और जो भूतकाल की संस्कृति है उसके बीच के सामंजस्य को समझते हुए भविष्य को सुनहरा बना सके, इस उद्देश्य से ये बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन इस कदम पर विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है, क्योंकि विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति इस पर फिट नहीं बैठती है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया और उस सवाल में अपनी राजनीति भी डाल दी है। निम्मी और दिव्या, आप क्या मानते हैं कि वाकई क्या नाम बदल देने से जो कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि केवल नाम बदलने से ही नहीं कुछ होगा, माहौल बदलने की जरूरत है, कि आपको नहीं लगता कि माहौल बदलने के लिए पहले नाम और सोच को बदलने की जरूरत है? लेकिन लावनी, अगर मैं इस पूरे मामले पर देखें तो अगर पक्ष ये कहता है कि नाम बदलने का काम हमने नहीं किया, हमसे पहले मुगलों ने यहाँ पर आकर नाम बदला है, इसके बाद हमने फिर से उस नाम को दोबारा से डालने की कोशिश की, जो नाम पहले बदला गया था दोबारा से उन चीजों को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो या फिर हमारे जो शहीद हैं उनके नाम पर हो या फिर हमारे महापुरुषों के नाम पर या फिर वहां की जो प्रसिद्ध देवी देवता हैं उनके नाम पर वापस से उन जगह को उनकी पहचान दिलाने का काम यहां पर पक्ष की तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो किसी भी मुद्दा को छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। हर एक मुद्दे पर सियासत यहां पर तेज है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी नाम बदले गए हैं वो कहीं ना कहीं मुगल काल से जुड़े हैं या फिर ब्रिटिश के ज़माने से जुड़े हैं, जिसे अब वापस से बदला जा रहा है, बदलने की सोच रखी गई है, बदला जा रहा है। और इसके साथ ही ये एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा रहा है ताकि जो नई पीढ़ी है, जो अभी की पीढ़ी है, वो इस नए नाम को, जो सच्चाई है उस नाम को वो जाने, उस नाम से उस जगह को जाने, उस स्टेशन को जाने। लेकिन लगातार विपक्ष जो है, अखिलेश यादव जो है, इस पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने तमाम बयानबाजी की है। बयानबाजी इसलिए की क्योंकि राजनीति करनी है, कुछ सीमाएं हैं और उन्हीं सीमाओं में रहकर राजनीति करनी है। बहरहाल इस खबर का आगे क्या असर होता है हमारी नजर बनी रहेगी। और आइए अब झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिनों के अंदर ही दामन थामने वाले हैं। 30 अगस्त को ऑफिशियली वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इसका आधिकारिक की घोषणा भी हो चुकी है। और इस बीच बीजेपी ने ये दावा किया है कि चंपई सोरेन की जासूसी की जा रही थी, जासूसी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जासूसी दरअसल पुलिस से करवाई गई और इसमें एक महिला भी शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को मंगलवार की शाम दिल्ली के ताज होटल में पकड़ा गया। इन दोनों को दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। उनके खिलाफ चंपई सोरेन ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस बात का खुलासा असम के मुख्यमंत्री ने किया है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। चलिए पक्ष जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चंपई सोरेन के पीछे जासूस लगाए गए थे, उन्हें कोलकाता से ट्रेस किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चंपई सोरेन जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी फ्लोर पर एक महिला भी आई थी। ये महिला इन पुलिसकर्मियों के कमरे में भी गई थी। असम के सीएम ने यह आशंका जताई है कि चंपई सोरेन का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था और उनकी जासूसी की गई है। झारखंड के पुलिस अधीक्षक ने उनका दोनों बार पीछा कराया है। एसपी के एजेंटों को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया है कि चंपई सोरेन को ट्रैक करने का आदेश मिला था। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जिम्मेदारी आईजी ने दी थी।
चंपई सोरेन ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने पुलिस को बताया है कि दोनों पुलिसकर्मी कोलकाता से उनके साथ फ्लाइट में पीछा करते हुए आए थे। यानी कि अब जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चंपई सोरेन तो राजनीति तो तेज है ही, लेकिन इसी के साथ अब नया खुलासा ये हुआ है कि चंपई सोरेन का जासूसी किया जा रहा था। आईजी के द्वारा 2 पुलिसकर्मी को यहां पर भेजा गया था। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच जारी है। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी। सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले, और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। 5 महीने से जैसा कि सूचना मिल रहा है कि 5 महीने से चंपई सोरेन जी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के समय भी किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। सत्ता के लिए लोगों का कत्ल करना, लोगों को मारना, ये हम लोगों ने मुगलों के शासनकाल में देखा था। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के खुलासे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बोरियो से पूर्व विधायक लोबेन हेब्रोन ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरते हुए कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वही लोग पूर्व मुख्यमंत्री का रेकी कर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे सवाल पूछा कि आखिर क्यों और किसके इशारे पर ऐसा हो रहा था, इसका भी जल्द खुलासा होना चाहिए। राजनीति चरम पर है। 30 तारीख को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से पहले ये बड़ा खुलासा अपने आप में बता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी परेशान हो रही है चंपई के बीजेपी ज्वाइन करने से, क्योंकि चंपई सोरेन वो नाम है जो जमीनी नेता कहे जाते हैं, टाइगर ऑफ कोल्हान उन्हें कहा जाता है, आदिवासी समाज पर उनकी पकड़ है, और अगर बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा बड़ा फायदा आदिवासी वोटर्स का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है, जिससे जेएमएम घबराई हुई है।